वेलकम टू स्टडी को विजीनत। आज का वीडियो बीएनएस का दूसरा वीडियो लेक्चर है। अगर आपको बीएनएस के सारे वीडियो लेक्चर चाहिए तो उनके प्लेलिस्ट के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि बीएनएस कैसे आया आईपीसी को रिप्लेस करके, और बीएनएस के सेक्शन 1 में जो चीजें दे रखी हैं, सेक्शन 2 में जो दे रखी है वो सब हमने डिस्कस करी थी, और सेक्शन 3 में हमने सिर्फ और सिर्फ सबसेक्शन 1 से लेकर सबसेक्शन 4 तक के प्रोविजंस ही कवर किए थे। अब आगे जो सबसेक्शन रह रखे हैं, पहले ये जान लो कि ये आईपीसी में किस सेक्शन का रिप्लेसमेंट है। सबसेक्शन 5 रिप्लेस किया है सेक्शन 34 ऑफ आईपीसी को। सबसेक्शन 6 रिप्लेस किया है सेक्शन 35 ऑफ आईपीसी को। सबसेक्शन 7 रिप्लेस किया है सेक्शन 36 ऑफ आईपीसी को। सबसेक्शन 8 रिप्लेस किया है सेक्शन 37 ऑफ आईपीसी को। एंड सबसेक्शन 9 रिप्लेस किया है सेक्शन 38 ऑफ आईपीसी को। जो कंटेंट इन सेक्शंस में हुआ करता था आईपीसी में, वो ही कंटेंट एज इट इज सेक्शन 3 के इन सबसेक्शंस में आपको देखने को मिलेगा। कोई चेंज नहीं हुआ है। सबसेक्शन 5 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रखा है कॉमन इंटेंशन वाला, जिसको पढ़ के ना मुझे एक ही गाना ध्यान आता है, जब प्यार किया तो डरना क्या। मतलब अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे जाके बता दो ना, क्या पता वो भी आपसे प्यार करता हो। तो कई बार अगर ऐसा हो जाए कि आप किसी से प्यार करते हैं एंड वो पर्सन भी आपको प्यार करता है, बट आप दोनों ही ये चीज एक दूसरे को नहीं बता पा रहे हो, तो फिर ये चीज क्या है? ये चीज है सिमिलर इंटेंशन। जैसे ही आप दोनों एक दूसरे को ये चीज बता देते हो, तब ये बन जाएगी कॉमन इंटेंशन। तो आज की वीडियो में जो हमारा मेन फोकस है वो कॉमन इंटेंशन को अच्छे से समझने का है, और बाकी जो सबसेक्शन है सेक्शन 3 के, उनको अच्छे से समझने का है। बाकी जैसे कि मैंने बीएससी का बुक लॉन्च किया था, फिर अब मैंने बीएनएस का भी बुक लॉन्च कर दिया है। जिस भी एग्जाम में आपके ये सब्जेक्ट पूछे जाने वाले हैं, हर एक एग्जाम में ये जितनी भी बुक्स मैं लॉन्च कर रही हूँ वो हेल्पफुल रहने वाली है। कोई भी बुक या कोई भी पीडीएफ नोट वगैरह अगर वो अवेलेबल है, आपको परचेज करना है, तो उसके लिए आप सिंपली यहाँ पर स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस व्हाट्सएप नंबर को सेव करके मेरी व्हाट्सएप प्रोफाइल में जाओ। प्रोफाइल में आपको कैटलॉग का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन है जिनके नोट्स या हार्ड कॉपी अवेलेबल हैं। जो भी सब्जेक्ट इन फ्यूचर में लॉन्च करूंगी वो आपको इसी कैटलॉग में मिलेंगे, और इसके अलावा उनके बारे में ना अपडेट टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत पर भी प्रोवाइड करी जाएगी। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद जीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बीएनएस के सेक्शन नंबर 3 सबसेक्शन 5 में जो कॉमन इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, और सेक्शन 190 में जो कॉमन ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है, इसके अलावा सेक्शन 3 के सबसेक्शन 6, सबसेक्शन 8 एंड सबसेक्शन 9 में जो बातें आप पढ़ोगे वो जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी को रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी जिसमें आप ये देखते हो कि करता कोई है और भरता कोई है, या फिर मिली भगत की वजह से उनको भरना पड़ रहा है, मतलब क्राइम के लिए गिल्टी होना पड़ रहा है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये जो कॉमन इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ इन 3 लाइनों तक सीमित नहीं है, जैसा कि आप अपने बैरक में देखोगे। इन 3 लाइनों को पूरा केसेस के साथ समझना जरूरी है, तभी कॉमन इंटेंशन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके प्रीलिम्स और मेंस में बनते हैं। तो ये जो कॉमन इंटेंशन है, इसका मतलब है शेयरिंग ऑफ इंटेंशन, यानी कि आधा तेरा आधा मेरा, ऐसे हो पूरा चंद्रमा। तो कॉमन इंटेंशन के कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने से पहले आपकी स्क्रीन पर पेश हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक बैंक मैनेजर को ना पार्टी में जाना था, तो वो परमिशन लेने जाता है अपनी वाइफ से, और बोलता है कि मेरे को बहुत ज़्यादा रात भी हो जाएगी, तो प्लीज़ गेट खोल देना ना। तो वाइफ ना झगड़ जाती है, कहती भाई मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं खोलूँगी गेट। तो फिर बैंक मैनेजर उसको कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, तू आराम से मस्त सो जा, मैं खुद खोल लूँगा गेट, मैं बाहर से ताला मार के जा रहा हूँ। तो जो वाइफ है वो गुस्से में कहती है हाँ ठीक है जा यहाँ से। अब वाइफ को आ रहा होता है गुस्सा, तो वाइन की बोतल निकालती है, पूरी वाइन गटक के सो जाती है, और जो पति है वो बाहर से ताला मार के चला जाता है पार्टी में। अब इस घर के पास से गुजर रहे होते हैं 3 चोर, ए बी सी। ये देखते हैं कि भाई इतना बड़ा घर, बाहर से ताला लगाओ, यानी घर के अंदर कोई है नहीं, ये तो बहुत अच्छा मौका है चोरी करने का। तो ये तीनों घुस जाते हैं इस घर में, और ये डिसाइड करते हैं कि एक एक फ्लोर पे जो सामान पड़ा हुआ है एक एक बंदा जाके समेट लेगा और उठा लेंगे, जो भी मतलब लग रहा है कि हाँ ये चोरी करने लायक सामान है। तो ए जाता है फर्स्ट फ्लोर पे, बी जाता है सेकंड फ्लोर पे, सी जाता है थर्ड फ्लोर पे। अब जो सी है, जब वो थर्ड फ्लोर पे सामान वगैरह देख रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है सामने कमरे में एक लड़की सो रही है। तो वो उस कमरे में जाके अंदर से दरवाजा लॉक करके उस लड़की के साथ रेप कर देता है।
और ये लड़की जो कि बैंक मैनेजर की वाइफ है, ये सोचती है कि उसका हस्बैंड है वो, क्योंकि वो बिल्कुल नशे में धुत हो रखी थी, तो वो कोई अलार्म ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट नहीं करती है, तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि यहाँ पे हुआ क्या है। एंड ये कांड करने के बाद बाहर से दरवाजा लॉक करके जो भी चोरी का सामान है वो उठा के यहाँ से 3rd फ्लोर से अपने बाकी टीममेट के साथ चला जाता है। तो अब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इन तीनों की इस पूरे एक्ट में क्या क्या लायबिलिटी बनेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बीएनएस के सेक्शंस इन तीनों के ऊपर आपने लगाने हैं कि कौन कौन से सेक्शंस के तहत ये गिल्टी होंगे। दूसरा क्वेश्चन है, 6 लोग होते हैं जिनके ऊपर बीएनएस के सेक्शन 190 के तहत चार्ज लगता है कि उन्होंने कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ एक्स पर्सन को ग्रीवस हर्ट कॉज किया है। बट जब ट्रायल वगैरह चलता है तो इन 6 में से 2 लोगों पर डाउट होता है कि ये शामिल थे उस दौरान या नहीं। तो अब मुझे ये बताओ आप कि क्या ये जो 190 का यानी कॉमन ऑब्जेक्ट वाला चार्ज लगा है, क्या ये कन्वर्ट हो सकता है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में कॉमन इंटेंशन वाले चार्ज में? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने आज की पूरी वीडियो का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के बाद कमेंट सेक्शन में देना है। तो अब चलिए समझते हैं कि कॉमन इंटेंशन है क्या। सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस ये कहता है कि जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्संस के द्वारा, सेवरल पर्संस का मतलब यहां पर है कि कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए, ओके। तो जब भी कोई क्रिमिनल एक्ट सेवरल पर्संस के द्वारा कॉमन इंटेंशन के साथ किया जाता है तो हर एक पर्सन जो कि उसमें इन्वॉल्व था लायबल होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो तब लायबल होता जब वो एक्ट अकेले करता। फॉर एग्जाम्पल A, B, C ये 3 लोग हैं और ये डी का मर्डर करना चाहते हैं, बट इन्होंने एक दूसरे को नहीं बताया है, तीनों की इंटेंशन सेम है, तो यहाँ पर इनकी इंटेंशन जो है वो कहलाएगी सिमिलर इंटेंशन। जैसे ही ये एक दूसरे से शेयर कर देते हैं अपनी इंटेंशन तो वो बन जाएगी कॉमन इंटेंशन। जैसे कि A B को बोलता है कि मैं ना डी का मर्डर करना चाहता हूँ, तो B कहता है मैं भी करना चाहता हूँ। फिर ये दोनों मिलके C के पास जाते हैं, C को बताते हैं ये चीज कि हम ना डी का मर्डर करना चाहते हैं, तो फिर C कहता है यार ये तो मैं भी करना चाह रहा था। तो अब यहाँ पर ये जो इंटेंशन है ये बन गई है कॉमन इंटेंशन तीनों के बीच की, ओके। अब यहाँ पर जो A एंड B है ये दोनों बंदूक का बोले तो कट्टा जो होता है ना उसका इंतजाम करते हैं और लाकर देते हैं C को, और फिर A एंड B D को कॉल करके उस लोकेशन पर बुलाते हैं जहां पर ये उसका मर्डर करना चाहते हैं। फिर ये तीनों पहुंच जाते हैं उस लोकेशन पे, D भी आ जाता है। फिर जो C है तुरंत अपनी जेब से गन निकाल के D पर गोली चला देता है और जो D है वहीं पे मर जाता है। तो यहाँ पे जो बंदूक निकाल के गोली चलाने वाला एग्जैक्ट काम जिससे मर्डर हुआ है वो किया तो C ने है, बट इन तीनों की वो कॉमन इंटेंशन थी जिसके फर्दरेंस में ये एक्ट किया गया। इस वजह से ये तीनों के तीनों यहाँ पर डी के मर्डर के लिए लायबल होंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये तब लायबल होते जब ये अकेले वो चीज करते जो चीज सी ने करी है। आई होप आपके माइंड में अब ये चीज क्लिक हो गई होगी कि सबसेक्शन 5 क्या कहना चाहता है, कॉमन इंटेंशन क्या चीज है। ये चीज है क्या ये बताया था प्रिवी काउंसिल ने भी, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, जिसको इंडस रिवर केस के नाम से जाना जाता है। इस केस में प्रिवी काउंसिल ने कहा था कि कॉमन इंटेंशन का मतलब होता है प्री अरेंज्ड प्लान, ऐसा भी कह सकते हैं यूनिटी ऑफ पर्पस, और ऐसा भी कह सकते हैं प्रायर कंसल्टेशन, और ऐसा भी कह सकते हैं मीटिंग ऑफ माइंड्स बिटवीन ऑल द मेंबर्स इन्वॉल्व्ड इन द क्रिमिनल एक्ट। साथ ही प्रिवी काउंसिल ने यह भी बताया था कि कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में अंतर क्या है। अंतर वही है जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था प्यार मोहब्बत वाले एग्जाम्पल से। उनके जो एक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंट है, मतलब अलग अलग हैं, और उनका जो कॉमन इंटेंशन था, जो उनका शेयर्ड प्लान था, उसका वो पार्ट नहीं है। तो तब उनके वो इंडिपेंडेंट एक्शंस सबसेक्शन 5 में कॉमन इंटेंशन के दायरे में नहीं आएंगे। ये कहा गया था पांडुरंगा वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद के केस में। अब कुछ बातें और सुन लो जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ ये प्रूव किया जाए कि कॉमन इंटेंशन थी तो क्या सबसेक्शन 5 के तहत लायबिलिटी क्रिएट करके पनिशमेंट वगैरह दी जा सकती है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इस चीज के लिए कहीं पर भी बीएनएस में अलग से पनिशमेंट नहीं दे रखी है। यानी कि ये जो कॉमन इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट हम सबसेक्शन 5 में पढ़ रहे हैं ये कोई सब्सटेंटिव ऑफेंस नहीं है, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है, बल्कि ये रूल ऑफ एविडेंस है जो जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है। किनकी? उन सेवरल पर्सन की जो उनके कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस में कोई क्रिमिनल एक्ट किए। तो जो वो क्रिमिनल एक्ट किए उस क्रिमिनल एक्ट की जो पनिशमेंट है उसके लिए वो सारे के सारे पर्सन यहाँ पर लायबल हो रहे हैं। कॉमन इंटेंशन की कोई अलग से उनको पनिशमेंट नहीं मिल रही है। अल्टीमेटली जो पनिशमेंट मिल रही है वो है ओवर्ट एक्ट की, बोले तो क्रिमिनल एक्ट की, जो वो किए हैं इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। तो इसीलिए सिर्फ कॉमन इंटेंशन प्रूव कर दिया, ओवर्ट एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये चीज प्रूव नहीं की गई है। तो फिर
सबसेक्शन 5 सेक्शन नंबर 3 ऑफ बीएनएस का इन्वॉक नहीं होगा। ये कहा गया था मधुसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2024 के केस में। तो कुल मिलाकर बात ये है कि कोई क्रिमिनल एक्ट किया गया होना चाहिए। क्रिमिनल एक्ट मतलब लाइक मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, डेकॉइटी, जो बीएनएस में ऑफेंसेस वगैरह बता रखे हैं वो, और वो क्रिमिनल एक्ट किया गया होना चाहिए बाय सेवरल पर्सन, मतलब एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, यानी कि मिनिमम 2 लोग तो होने चाहिए। और वो क्रिमिनल एक्ट उन लोगों ने किया होना चाहिए इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन। ये जो फर्दरेंस वर्ड आपको सबसेक्शन 5 में देखने को मिलेगा, ये 1870 में ऐड किया गया था, जब ये होता था आईपीसी का सेक्शन नंबर 34 तब, ठीक है। नेक्स्टली, उन रॉन्ग डूअर्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए क्रिमिनल एक्ट में। वही अगर बात करी जाए उनके फिजिकल प्रेजेंट रहने की ऑन द स्पॉट, जहां पर मतलब क्राइम हुआ है, जहां पे वो क्रिमिनल एक्ट किया गया है, तो इस चीज के लिए जनरली जो लॉ है वो रिक्वायर करता है कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं वो उस जगह प्रेजेंट हो जहां पर क्राइम कमिट हुआ है। उनका फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी है, बट ये जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द क्राइम जो है बिल्कुल वहीं पर हो। ऐसा हो सकता है कि जहां पर क्राइम हुआ उसके बाहर वो खड़े थे, वेट कर रहे थे जो रॉन्ग डूअर्स आएंगे उनको पिक करके ले जाने का, या फिर देख रहे थे कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, देखभाल वगैरह कर रहे थे, ऐसा हो सकता है। मतलब इन एनी वे फिजिकली वो प्रेजेंट होने चाहिए एंड एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए किसी भी तरीके से ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो ये जनरल चीज है। बट जीएम देसाई वर्सेस बॉम्बे के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फिजिकली प्रेजेंट होना जनरली जरूरी है, बट इन एक्सेप्शनल केसेस ये जो रिक्वायरमेंट है इसको ओवरलुक किया जा सकता है। ये रिक्वायरमेंट हर एक केस के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वेरी करती है। अब हमारे पास आता है लैंडमार्क केस कॉमन इंटेंशन का, जो कि है भरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर, जिसको शंकरी टोला पोस्ट ऑफिस मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस केस में होता क्या है, कुछ लोग ना प्लान बनाते हैं रॉबरी करने का, जिनमें से एक होता है भरेंद्र कुमार घोष। तो वो लोग पहुंच जाते हैं सब पोस्ट मास्टर के पास एंड वहां पे वो पैसे वगैरह मांगते हैं। उनमें से जो एक था ना भरेंद्र कुमार घोष, वो बाहर खड़ा होता है पिस्तौल लेके। इतने में ये लोग क्या कर देते हैं, सब पोस्ट मास्टर के ऊपर गोली चला देते हैं और भाग जाते हैं। बट जो भरेंद्र कुमार घोष है जो बाहर खड़ा था पिस्तौल लेके, वो पकड़ा जाता है। फिर उसके ऊपर मर्डर एंड रॉबरी विद कॉमन इंटेंशन का चार्ज लगता है। तो भरेंद्र कुमार घोष इन चार्जेस को डिनाई करता है, ये क्लेम करके कि मैं तो सिर्फ खड़ा था ना बाहर, मैंने थोड़ी विक्टिम के ऊपर फायर किया था। तो कोर्ट यहां पर ये चीज रूल करती है कि भले ही आपने क्राइम सीन पे जो क्रिमिनल एक्ट हुआ है, जो गोली चलाई गई थी विक्टिम पे, वो नहीं चलाई है, लेकिन जो आपका प्री अरेंज प्लान था रॉबरी करने का, उसको अंजाम देने के लिए जैसे कि आप पिस्तौल लेके बाहर खड़े थे, इट मीन्स कि आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन था, जो कि सफिशिएंट है आपको सबसेक्शन 5 और सेक्शन 3 बीएनएस के तहत कॉमन इंटेंशन के दायरे में रख के टू हेल्ड गिल्टी फॉर रॉबरी विद मर्डर विद कॉमन इंटेंशन। और लॉर्ड समनर ने ये कहा था इस केस में, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट डेवलप हो सकती है? तो सबसे पहली चीज तो देखो, जनरली होता यह है कि कॉमन इंटेंशन का मतलब ही होता है प्री मेडिएटेड प्लान, जो पहले ही आपस में उन्होंने शेयर कर लिया हो। बट सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में ये चीज रिकॉग्नाइज की है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉमन इंटेंशन है ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ क्राइम सडनली डेवलप हो सकती है ऑन द स्पॉट ऑफ द क्राइम। और ये चीज डिपेंड करता है जो केस के सर्कमस्टांसेस हैं और जो एक्यूज का कंडक्ट है उस पर। और इस पॉइंट पे आप नोट कर सकते हो ऋषि देव पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। थोड़ा ठीक से लिख लेना, मेरे से लिखा नहीं गया ठीक से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो कॉमन इंटेंशन अभी हमने पढ़ा और जो कॉमन ऑब्जेक्ट आप सेक्शन 190 में पढ़ोगे, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन दोनों में जो भी डिफरेंसेस हैं काफी सारे केसेस में एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि वीरेंद्र सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस, नानक चंद वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, चंद्र प्रताप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश 2023 का केस एंड मधुसूदन वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का केस। ये रिसेंट का केस है 2024 का। तो इन सभी केसेस में जो डिफरेंसेस बताए गए हैं उनको मैंने थोड़ा कंसाइजली यहाँ पर लिखा है। तो सबसे पहली चीज, जो कॉमन इंटेंशन वाला कॉन्सेप्ट है वो दे रखा है सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 ऑफ बीएनएस में। कॉमन ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट दे रखा है सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस में। कॉमन इंटेंशन वाला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ये सिर्फ रूल ऑफ एविडेंस है, ये कोई स्पेसिफिक ऑफेंस क्रिएट नहीं करता है। वहीं जो कॉमन ऑब्जेक्ट वाला ऑफेंस है ये रूल ऑफ एविडेंस के साथ साथ ऑफेंस भी कंसीडर किया जाता है।
जो कॉमन इंटेंशन है वो किसी भी तरह की इंटेंशन हो सकती है, बट कॉमन ऑब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट बता रखे हैं सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 में, उनमें से ही कोई या एक से ज्यादा जो भी है, बट होने चाहिए उनमें से ही कोई। ओके, कॉमन इंटेंशन में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी होता है और प्रायर मीटिंग्स ऑफ माइंड, मतलब इंटेंशन की साझेदारी, शेयर किया जाना, ये जरूरी होता है। बट ये चीज जरूरी नहीं होती है कॉमन ऑब्जेक्ट में। सिर्फ मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली सफिशिएंट होती है टू अट्रैक्ट सेक्शन 190 ऑफ बीएनएस। कॉमन इंटेंशन के लिए मिनिमम जो नंबर ऑफ पर्सन रिक्वायर होते हैं वो होते हैं 2, कम से कम 2 लोग तो होने चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट में रिक्वायरमेंट है पर्सन की मिनिमम 5, कम से कम 5 लोग तो होने चाहिए। तो ये जो डिफरेंसेस हमने कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट में पढ़े, इनके अलावा अगर आपको कोई और डिफरेंस पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके साथ साथ एक और होमवर्क है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, आपने बताना है कि कॉमन इंटेंशन एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है। जो भी आपके माइंड में आ रहा है आप कमेंट में लिखो, अगर नहीं आ रहा है तो गूगल कर लो चाहे, या किसी किताब में देख लो, लेकिन लिखो कि इन दोनों में आखिर क्या बेसिक डिफरेंसेस है। ऑलराइट, तो यहां तक आपका कॉमन इंटेंशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था वो हो चुका है कवर। अब यहाँ पर अगला सबसेक्शन है सेक्शन नंबर 3 ऑफ बीएनएस का सबसेक्शन 6, जो सिमिलर इंटेंशन के बारे में है, जो कि ये बता रहा है कि अगर सेवरल पर्सन्स कोई क्रिमिनल एक्ट कर देते हैं सिमिलर इंटेंशन से, तो क्या वो उस क्रिमिनल एक्ट के लिए इक्वली लायबल होंगे। तो इस चीज के लिए कुछ शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त यह है कि जो एक्ट किया गया है वो क्रिमिनल होना चाहिए ड्यू टू द क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन बिहाइंड इट। जैसे कि जो कल्पेबल होमिसाइड है, जो मर्डर है, उसके लिए बताया गया ना कि आपकी क्या इंटेंशन होनी चाहिए, जिस एक्ट की वजह से आपने कल्पेबल होमिसाइड किया है या मर्डर किया है, उस एक्ट को करने के पीछे आपकी क्या इंटेंशन होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी है ना। तो उस तरह की क्रिमिनल नॉलेज या क्रिमिनल इंटेंशन की वजह से कोई एक्ट क्रिमिनल नेचर का होना चाहिए। ओके, और उसको कमिट करने में सेवरल पर्सन्स ने पार्टिसिपेट किया होना चाहिए। नेक्स्टली, हर एक पार्टिसिपेंट का वो क्रिमिनल नॉलेज या फिर वो क्रिमिनल इंटेंशन उस क्रिमिनल एक्ट को करने के पीछे का होना चाहिए। यहां पर कहीं पर भी ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने वो इंटेंशन शेयर कर लिया आपस में, नहीं, ये चीज यहां पर मेंशन ही नहीं है। तो इट मीन्स कि बिना उस इंटेंशन को शेयर किए आपस में, उस क्रिमिनल नॉलेज को आपस में शेयर किए, यहां पर हर एक पार्टिसिपेंट उस क्रिमिनल एक्ट का इक्वली लायबल होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो तब लायबल होता जब वो अकेले उस नॉलेज या इंटेंशन के साथ उस क्रिमिनल एक्ट को कमिट करता। फॉर एग्जाम्पल, जीनू, अमू एंड थॉर सक्सेसिवली एंड इंडिपेंडेंटली एंड इंटेंशनली थैनोस को ना चोट मारते हैं। लाइक पहले जीनू आई, उसने मारा, फिर अमू आया, उसने मारा, फिर थॉर आया, उसने मारा। यहां पर इन तीनों ने आपस में ये शेयर नहीं किया है कि आखिर ये मार क्यों रहे हैं। इन तीनों का इंटेंशन है थॉर को जान से मारने का, उसका मर्डर करने का। तो तीनों ने अलग अलग जो सक्सेसिवली इंडिपेंडेंटली वार किए थैनोस पे, उन वार की वजह से थैनोस मर गया। तो ये सारे के सारे जो पार्टिसिपेंट हैं इन दैट क्रिमिनल एक्ट जो कि कॉज किया है मर्डर ऑफ द थैनोस, उस मर्डर के लिए गिल्टी होंगे अंडर सेक्शन 103, जहां पर मर्डर की पनिशमेंट बता रखी है। रीड विद सेक्शन 3 सबसेक्शन 6 ऑफ बीएनएस। सेक्शन 3 का सबसेक्शन 7 ये चीज क्लियर करता है कि कोई इफेक्ट एंटायरली किसी एक्ट के जरिए या फिर एंटायरली किसी ओमिशन के जरिए अगर किया जा रहा है तब तो वो ऑफेंस रहेगा ही। लेकिन अगर इन दोनों को मिक्स करके किया जाए, लाइक पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन, तो तब भी क्या वो ऑफेंस ही रहेगा। यानी कि ये कह रहा है कि अगर कोई स्पेसिफिक इफेक्ट, मान के चलो किसी की डेथ कॉज की जा रही है या फिर उसको कॉज करने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, जो कि अपने आप में ही एक ऑफेंस है, किसी की डेथ कॉज करना मर्डर वाला ऑफेंस है, विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 103 ऑफ बीएनएस। तो भले ही वो पार्टली किया जा रहा है कोई एक्ट करके एंड पार्टली किसी चीज का ओमिशन करके, मतलब पार्टली कुछ ना करके, तो तब भी उसको कंसीडर किया जाएगा सेम ही ऑफेंस, मर्डर वाला ऑफेंस ही। फॉर एग्जाम्पल, ए ना जेड की डेथ कॉज करना चाहता है, तो वो जेड की डेथ कॉज कैसे करता है, इस चीज के लिए वो पार्टली उसको इलीगली फूड नहीं देता है एंड पार्टली उसको मारता पीटता है। तो अल्टीमेटली
इन दोनों चीजों से वो कॉज कर रहा है जो इफेक्ट, यानी कि डेथ ऑफ जेड, वो एक ऑफेंस है मर्डर वाला। तो यहाँ पर भले ही वो पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव जेड फूड एंड पार्टली बाय बीटिंग जेड इस इफेक्ट को कॉज किया है, माना यही जाएगा कि उसने किया है मर्डर। ओके, सबसेक्शन 8 सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस का कह रहा है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है थ्रू मल्टीपल एक्ट्स, देखो कहीं पर भी अगर एक्ट्स लिखा होता है, हमने पढ़ा है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 4 में कि जहां कहीं भी बीएनएस में एक्ट लिखा होगा उसमें इलीगल ओमिशन भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हुए आपने एक्ट को कंसीडर करना है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई ऑफेंस कमिट किया जाता है थ्रू मल्टीपल एक्ट्स, तो कोई भी पर्सन जो इंटेंशनली इन द कमीशन ऑफ दैट ऑफेंस कोऑपरेट किया है, सहयोग दिया है, कैसे, उन सभी में से कोई भी एक्ट परफॉर्म करके, भले ही वो उसके द्वारा किए गए हों अकेले या फिर बाकियों के साथ मिलके, कंसीडर ये किया जाएगा कि भाई वो भी किया है वो ऑफेंस कमिट। यहां पर कॉर्पोरेशन की वजह से लायबिलिटी अराइज हो रही है, यानी जिन सेवरल एक्ट्स की वजह से ऑफेंस कमिट हुआ है, उन सेवरल एक्ट में से कोई भी एक्ट अगर किसी पर्सन ने कमिट किया है कॉर्पोरेशन देने के लिए, तो भाई उस पर्सन को भी यहाँ पर उस ऑफेंस की लायबिलिटी के कटघरे में लाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी जेड का मर्डर करने के लिए आपस में एग्री होते हैं, कैसे, कि जब जब इनकी ड्यूटी लगेगी ना, तब तब ये स्मॉल डोजेस ऑफ पॉइजन जेड को देंगे ताकि जेड मर जाए। तो ये चीज ये करते हैं। तो यहां पर दोनों के दोनों जैसे कि सेवरल एक्ट को परफॉर्म किए हैं जो अल्टीमेटली कॉज किया है क्या, जेड की डेथ, ये दोनों ही गिल्टी होंगे मर्डर के लिए। दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा है कि ए एंड बी जॉइंट जेलर होते हैं जिनके पास कस्टडी होती है जेड की, जो कि एक प्रिजनर है। हर 6 घंटे में इनकी ड्यूटी मतलब एक्सचेंज होती रहती है। ठीक है, तो इस इंटेंशन से ताकि जेड की डेथ कॉज हो, ए एंड बी दोनों ही क्या करते हैं, जब जब इनकी ड्यूटी लगती है तब तक जेड को ये फूड नहीं देते हैं। दैट्स वाई जेड भूख की वजह से, स्टारवेशन की वजह से मर जाता है। तो यहां पर दोनों के दोनों गिल्टी होंगे जेड के मर्डर के लिए, बिकॉज ये दोनों इंटेंशनली कॉपरेट किए हैं इन द क्राइम थ्रू दियर ओमिशंस। तो यहां पर ओमिशंस लिखा है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था यहाँ पे कि मल्टीपल एक्ट्स में यहाँ पर आप इंक्लूड मानोगे इलीगल ओमिशंस को भी, क्योंकि सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ बीएनएस में हमने ये चीज कर ली है क्लियर कि जहां जहां पर भी एक्ट लिखा हुआ दिखेगा वहां वहां हम इलीगल ओमिशंस को भी इंक्लूड मानेंगे। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि ए एक जेलर होता है, वो चाहता है जेड की डेथ कॉज करना। तो जब भी मतलब उसकी ड्यूटी लगती है वो जेड को खाना नहीं देता है, और इस वजह से जो जेड है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, बट मरता नहीं है। अब यहाँ पर कुछ टाइम बाद ए को उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया जाता है। अब नया जेलर आता है बी। अब बी ने ना ए के साथ इस चीज के रिगार्डिंग कोई भी बातचीत नहीं की है कि भाई मैं भी जेड की डेथ कॉज करना चाहता हूँ, कोई कॉपरेशन के रिगार्डिंग बात नहीं की है, कोई कोलूजन नहीं हुआ है ए के साथ। बिना इस चीज के वो खुद जब उसकी ड्यूटी लगती है जेड को खाना नहीं देता है, ये जानते हुए कि भाई अगर मैं खाना नहीं दूंगा ना तो जेड की डेथ हो जाएगी। दैट्स वाई जेड भूख की वजह से मर जाता है। तो अब यहां पर जो बी है वो गिल्टी होगा मर्डर के लिए, लेकिन जो ए है वो सिर्फ गिल्टी होगा अटेम्प्ट टू कमिट मर्डर के लिए, क्योंकि जब ए ने उसको खाना नहीं दिया था तब उसकी वजह से वो मरा नहीं था, वीक हो गया था। तो यहां पर जो ए है वो उसको मारने में फेल हो गया था, तो इसलिए वो अटेम्प्ट में फॉल हो जाएगा। वहीं जो बी है वो गिल्टी होगा मर्डर के लिए। ओके, अब यहीं पर एक और ट्विस्ट लेकर आते हैं। मान के चलो जो जेलर ए था, जैसे कि उसने जेड को खाना नहीं दिया था जिसकी वजह से जेड वीक हो गया था, और फिर उसके बाद जो ए है वो उसकी जॉब से डिसमिस कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पर एक ट्विस्ट ये आता है कि जैसे कि जेड बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है, उसी दौरान जेड की ना जेल में ही किसी दूसरे कैदी से हो जाती है लड़ाई। तो जो दूसरा कैदी था वो जेड को ना 2-3 बार हिट करता है उसके स्टमक में, और जेड उन हिट्स की वजह से मर जाता है। तो अब यहाँ पर जो दूसरा कैदी था उसकी क्या लायबिलिटी होगी, ये चीज आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि सबसेक्शन 8 को इन्वॉक करने के लिए होना ये चाहिए कि जो ऑफेंस कमिट हुआ है
वो हुआ है सेवरल एक्ट के परफॉर्म किए जाने से। और उन सेवरल एक्ट्स में से कोई भी एक्ट अगर कोई इंडिविजुअल किया है तो वो इंडिविजुअल वो एक्ट परफॉर्म किया हो, ताकि जो ऑफेंस अल्टीमेटली कमिट होने वाला है उस ऑफेंस के कमिट होने में कंट्रीब्यूट करने के इंटेंशन से कोऑपरेट करने के लिए। और वो इंडिविजुअल उस एक्ट को परफॉर्म किए हो सकता है अकेले या फिर बाकियों के साथ मिलके। सेक्शन 3 का आखिरी सबसेक्शन सबसेक्शन 9 इस क्वेश्चन का आंसर देता है कि अगर दो लोग सेम ही एक्ट को करते हैं कमिट, तो क्या उनकी डिफरेंट लायबिलिटी हो सकती है? तो इसका आंसर है हाँ। अगर सेवरल पर्सन किसी क्रिमिनल एक्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनकी लायबिलिटी डिफरेंट हो सकती है। वो गिल्टी हो सकते हैं डिफरेंट ऑफेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो ए है वो जेड को प्रोवोकेशन की वजह से मार रहा होता है, मीनवाइल जो बी है वो ए को असिस्ट कर देता है, उसके हाथ में मान के चलो गन रख देता है। एंड जो ए है वो तो प्रोवोक हो रखा था जेड को मारने के लिए, तो वो जेड को शूट कर देता है। तो यहाँ पर जो ए की लायबिलिटी है वो होगी कल्पेबल होमिसाइड के अंदर। वहीं बी जो असिस्ट किया है उसको कोई प्रोवोकेशन थोड़ी मिला हुआ था, उसकी लायबिलिटी आएगी मर्डर के अंदर। यानी कि ए लायबल होगा फॉर कल्पेबल होमिसाइड ऑफ जेड एंड बी लायबल होगा फॉर द मर्डर ऑफ जेड। ओके, तो यहां पर आपके सेक्शन 3 में जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। कहीं पर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी जो भी कंटेंट मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर रही हूँ बीएनएस का, उस कंटेंट का बुक अवेलेबल हो चुका है। अगर आपको बीएनएस का या किसी भी अदर सब्जेक्ट का बुक चाहिए तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उसको सेव करो, स्टडी गो विद जीनत के नाम से। उसकी प्रोफाइल में जाओ, वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के सैंपल्स एंड डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। जो भी परचेस करना होगा उसको सिलेक्ट करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ओके, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।